तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था, क्वीन के पास सोंग जिंग का रिप्लाई आया हुआ रहता है जैसे वो देखती है पानी के किनारे पे खड़ी होकर। तो अब आगे और फिर इसके बाद सीन वर्ल्ड हाई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब उनको मून की सुनबे पार्क को दिखाया जाता है जिसके पास सोंग जिंग आया हुआ रहता है और कुछ कोच की टिपें मांग रहा होता है उससे और बोलता है उससे वो तो मून यंग के कोच थी ना। वो कहते हैं हाँ ये एकदम सच बात है कि मून यंग को मैं फर्स्ट ग्रेड से देख रही हूँ। जिंग कहता है हाँ मैंने अपनी सुनबे से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं तुमसे कुछ एडवाइस पाना चाहता हूँ। पार्क बोलती है मैंने भी सुना है कि तुम मून और चोइडल के कोच बन गए हो, तो सब कैसा चल रहा है। सोंग जिंग कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, इस वजह से मैं उनकी ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे एक कोच बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? एक कोच के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनने बोलती है वेल किसी बुरे फाइटर को अच्छा बनाने की कोशिश करने की तुलना में एक अच्छे फाइटर को और ज़्यादा बेहतर बनाना कठिन होता है, ये उससे भी ज़्यादा कठिन है। वैसे तुम उनके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल बना सकते हो जिसको वो कंटिन्यू फॉलो करें, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों ने खुद ही अपना एक ट्रेनिंग शेड्यूल ऑलरेडी बना के रखा होगा जिसे वो अच्छे से फॉलो करते हैं। सोंग जिंग कहता है हाँ ये तुम एकदम सही हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। पार्क बोलती है तो फिर क्यों ना तुम उनके लिए उनके अपोनेंट को एनालाइज करो और नई स्ट्रेटजीज बनाओ और इस चीज़ को भी नोटिस करो कि वो सेम गलती दोबारा ना करे। तुम इतना तो कर ही सकते हो, ये ज़रूर कर पाओगे तुम। एग्जांपल के लिए तुम मेरे को ही ले सकते हो, मेरे को अपने अपोनेंट के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताता, मैंने एनालाइज नहीं करा था उसको, फिर मेरा एंड कैसा हुआ तुम तो जानते ही हो। और वैसे भी कहा जाता है ना अगर तुम खुद के बारे में और अपने दुश्मन के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हो तो तुम्हारे चांसेस 100 हो जाते हैं जीतने के। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? हाँ, और वैसे भी मून यंग और डर्डल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इसलिए उन्हें कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम उनके लिए उनके अपोनेंट को एनालाइज कर लो। वैसे क्या तुम यहाँ से अच्छे से चले जाओगे? लग रहा है कि सभी लोगों को तुम्हारी परवाह है। सोंग जिंग हैरान तो बोलता है आखिर से तुम्हारा क्या मतलब है? वेल ये पहली बार है जब कोई लड़का यहाँ थर्ड ईयर के फ्लोर पर आया है। उसके बाद सुनने के बाद सोंग जिंग भी नोटिस करता है कि कैसे लड़कियाँ उसे घूर घूर के देख रही हैं और फिर इसके बाद सीन हमारी डडल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि कुकिंग कर रही होती है। साइड वाली आंटी कहती है मिस डडल तुम इनके अलावा और कोई से भी इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं कर सकती है। डडल मुस्कुराते हुए कहती है ओके ओके और फिर गुनगुनाते हुए डबल से खाना बनाना शुरू कर देती है। कह रही होती है थोड़ा हनी डालो और साथ ही खुद की तारीफ़ें करना भी स्टार्ट कर देती है कि मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ, मैं कुकिंग में भी कितनी अच्छी हूँ और अब मेरे को सोया सॉस डालना है। तभी यहाँ पर चश्मे वाला आता है, कहता है ये रहा सोया सॉस। उसको एकदम से देख के डल बुरी तरह से चौंक जाती है, कहती है तुमने मेरे को डरा दिया, आगे तुम हो कौन? चश्मे वाला मोबाइल दिखाते हुए बोलता है मैंने वाइल्ड के न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को पढ़ा था कुकिंग के बारे में और इसमें तुम भी हो, यानी ये तुम्हारी तरह का ही शो था। डडल कहती है तो क्या हुआ और तुम इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहे हो? वो बंदा अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है क्या हो कोई बंदा जिसे तुम 4 साल से चाहते हो, प्यार करती हो और फिर जब तुम उसे प्रपोज करती हो तो वो बंदा तुमको रिजेक्ट कर देता है ये कहते हुए कि तुम बिल्कुल भी लड़की की तरह नहीं लगती। और फिर इसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम कुछ ऐसी हॉबीज़ को डेवलप करोगे जो तुम्हें ज़्यादा लड़की दिखाए, लेकिन फिर तुम आखिर में ये कंक्लूजन निकालते हो कि ज़्यादा फेमिनिस्ट थिंग लड़कियों वाली चीज़ कुकिंग है। तो मुझे कुकिंग सीखनी है, मुझे कुकिंग सिखाओ, तुम मेरे को सिखाओ कि आखिर कुक कैसे करते हैं। यूँ नहीं प्लीज़। ये सुनते ऐसे डडल एकदम परेशान हो जाती है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है डडल जा रही होती है, वो उसके पीछे पड़ी रहती है, बोलती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो यूँ प्लीज़ मेरे को सिखाओ ना कुक कैसे करते हैं। डडल बोलती है मेरे को यूँ बोलना बंद करो, जाओ भाड़ में, मुझे नहीं सिखाना, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरे को कुछ भी नहीं आता है और ना ही मेरा तुमसे कुछ लेना देना है। और फिर साथ ही डडल मून यंग के घर पे पहुंच जाती है, दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है सोंग जिंग चलो साथ में खाना खाते हैं। मून बोलती है क्या सोंग जिंग तो यहाँ पर है नहीं, क्या तुम दोनों साथ में नहीं आए? सोंग जिंग तुम्हारे साथ नहीं है? डडल कहती है नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आज सुबह तो उसे स्कूल में देखा था, आखिर वो चला कहाँ गया? और फिर इसके बाद हमें सोंग जिंग को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा है स्कूल के सामने आके खड़ा रहता है और सोच रहा होता है मेन टूर्नामेंट 1 महीने के बाद होगा और उसकी लिस्ट भी 2 दिन पहले ही रिलीज होगी और वो अपोनेंट जिसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ वो किम हाई चेन है गोरा हाई से, ये डेफिनेटली उस टूर्नामेंट में होगी और इसका सामना हम लोग करेंगे। इसलिए मेरे को लगता है अगर मैं इसको एनालाइज कर पाता हूँ तो इससे मेरे सुनबेस की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर सोच कि वहीं पे चक्कर काटने लगता है, घूम के जाने लगता है, कह रहा होता है लेकिन ये तो पागलपन होगा, मेरे को यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब हैंग्यूल और मेरे बीच में भी कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मेरे को पसंद करने लगे हैं। और फिर साथ ही वो चाह रहा होता है कि तभी उसे टीचर की बात याद आती है, अगर तुम्हें कोच बनते हो और तुम्हारी टीम मेन राउंड में 2 राउंड जीत जाती है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम टॉप वाले। ये सुनते ऐसे ही जिंग खुश हो जाते हैं और कहता है कि वाकई में। और ये याद करने के बाद वो सोच रहा होता है फिर तो सुनवेज ने मेरे को लेकर मेरा ही फ़ायदा करवाया है
और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माहेशन को जो कि ट्रेन कर रही होती है, कोच लाते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी थक गई, ज़रा अपने पंच में थोड़ी और स्ट्रेंथ डालो और कि महंग्योल तुम कामना बंद करो, अच्छे से पुट करके खड़े रहो उस मेरिट्स को। और साथ ही वो चलाता हुआ कहता है ज़रा और पैशन और जुनून के साथ करो। और सोन चुंगी बाहर खड़ा चुपके से देख रहा होता है अंदर साइड झाँकते हुए और सोचता है अमेजिंग। ऐसा लगता है कि ये लोग हर दिन बिना रुके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर सभी लोग माहेशन की काफ़ी मदद कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से ट्रेन होने में। कि माहेशन इसने सुनवेज के साथ काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी करके रखी हुई है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हैंगल घबराते हुए कहता है सुनवेज थोड़ा स्लो डाउन। कि माहेशन ने ज़बरदस्त किक मारती है जिससे हैंगल गिर जाता है और कहता है ज़रा रुको, टेक इट इजी यार। सोंग जिंगू कहता है वाओ, अगर मेरी सुनवेज भी मेरे साथ इसी तरह से सीरियस हो जाए तो मेरा हाल भी किम की तरह होगा, मैं भी पड़ा रहूँगा फ्लोर पे। तभी उसके पीछे ली में नाम आ जाता है, कहता है सोंग जिंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोंग जिंगू बुरी तरह से घबरा जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में और सोंग जिंगू उन सभी के सामने रिवेल हो जाता है, कह रहा होता है आई एम सॉरी, मैं अभी वापस आता हूँ। उसको देख के किम हैंगल भड़क जाता है, कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी फील्ड ट्रिप पर आए हो। हाँ शट अप, कोच ज़रूरी हमारा स्पाई कर रहा है, जासूस है ये, हमारी जासूसी कर रहा है ये। कोच कहता है तो तुम यहाँ पर एक फील्ड ट्रिप पर आए क्योंकि तुम अब एक कोच बन चुके हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो और कोच बन गए, पैथेटिक है ये तो काफ़ी। किम हायशन तुमको इसके बारे में क्या लगता है। हैंगल चिल्लाते हुए कहता है ये बस एक जासूस है, इसे अभी यहाँ से निकाल दो। किम हायशन कहते हैं मुझे इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ क्वीन से, मुझे लीमू नियंग और चोई डडल की कोई भी परवाह नहीं है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि माहेशन अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है जबकि सोन जिंगू कोच के साइड में बैठ के उसे देख रहा होता है। कोच कहता है अच्छे से देखना। कि माहेशन अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है और फिर कोच सोन जिंगू से बोलता है वेल नीना कैसी है, वही वाइल्ड गार्ड। सोन जिंगू उसके बारे में सुनते से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। कोच कहता है अगर मैं तुमको यहीं पर इस तरह से रखता हूँ तो वो शायद फिर से आएगी जैसे कि वो लास्ट टाइम आई थी हेलीकॉप्टर में। सोन जिंगू ये सुनते से काफ़ी घबरा जाता है, कह रहा होता है आखिर मैं ही क्यों। और फिर दिखाया जाता है कि माहेशन हैंगल को एक जोरदार किक मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, उसकी हालत बेकार हो जाती है। वो हाथ हुए कहता है रुको, अब मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने अभी आर्मर पैर के नहीं रखा होता तो मैं मर जाता यार। ये माहेशन बोलती है लीमी नाम इस पार के लिए रिंग को प्रिपेयर करो। कोच बोलता है ये वाकई में इस बार कोइन को हराना चाहती है, क्या पैशन है। जबकि सोचेंगे सोच रहा होता है मुझे लगता तो नहीं कोइन इसे बिल्कुल भी सीरियसली लेने वाली है। कि माहेशन बोलती है वो ग्लव मेरे को दो। लीमिना बोलता है लेकिन क्यों, पर वो ज़्यादा सवाल नहीं करता और दे देता है उसके हाथ में ग्लव। और फिर वो सोचेंगे की तरफ देखती है और साथ ही उन ग्लव को सोचेंगे की तरफ फेंक देती है और बोलती है हैंग योर, जाओ इसको हेड गियर और आर्मर दो। सोचेंगे ये देख के घबरा जाता है, कह रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर मैं ही क्यों। कोच उसे हौसला देते हुए कहता है तुम ये कर सकते हो, जाओ। सोन जिंगू कहता है नहीं नहीं नहीं, आखिर मैं क्यों, मुझे नहीं करना। कि माहेशन बोलती है तुम यहाँ पर मेरे को एनालाइज करने के लिए आए हो और वहाँ बस बैठे रहकर मेरे को देखने से तुम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए चुपचाप से यहाँ रिंग के अंदर आओ। और फिर सेन मून के घर का दिखाया जाता है, वो लोग लंच कर रहे होते हैं और उनके साथ वही चश्मे वाला भी बैठा हुआ रहता है, वो भी टेस्ट करता है डडल के हाथ का खाना और कहता है यूनी ये तो बहुत ही अच्छा था, तुम तो एकदम बेस्ट हो यार। फिर यहाँ से कहानी हल्के से फ्लैशबैक में चली जाती है। उस चश्मे वाले का एक दोस्त है ना जुंग नाम का, यन जुंग नाम का, तो वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है तुम तो काफ़ी लेट हो गए। वो कहता है यून जुंग आगे तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ पर है। वो बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी और मेरे को स्कूल की ये ट्रेनिंग वेयर पहनना ज़्यादा पसंद आया, चलो चलते हैं, जाकर अपन को अपनी यूनिफॉर्म भी तो लेनी है क्लीनर से वापस। वो चश्मे वाला कहता है तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। मैंने देखा हमारे अच्छे ग्रेड के लिए बिग बॉडी इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी ज़्यादा लेडी वाली चीज़ें करते हो, कितनी ज़्यादा लेडी हो तुम। और जिस पल मैंने इसको देखा मेरे को ये काफ़ी पसंद आया, ये तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को यहाँ पर अपनी गर्ल साइज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाने की, और मैं अपनी लड़की वाली साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लूँगी और फिर एक हेवनली वुमेन के तौर पर रिबॉर्न होगा मेरा। जुंग बोलती है वैसे तुम तो ऑलरेडी एक लड़की हो। वो कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं फिर से पुनर्जन्म चाहता हूँ और भी ज़्यादा लड़की के तौर पर। मेरी ये लेडी लाइक फीलिंग तुम जैसा टॉम बॉय बिल्कुल नहीं समझ सकता। जुंग कहती है हमें ननचक्स भी ऑर्डर करने हैं। वो बोलती है मैंने कहा ना मैं अभी नहीं चल सकती, बाद में चलेंगे अपन लोग। और साथ ही वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर जाने लगती है, कह रही होती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हार्ड होगा लेकिन मैं तो और भी ज़्यादा फेमिनिन बनूंगी और ब्यूटीफुल भी, तो फिर कल मिलते हैं। और फिर साथ ही वो अंदर पहुँच कर डल के सामने प्रकट हो जाती है और उसे बोलती है कि मेरे को खाना बनाना सिखाओ और उसको यूनी यूनी बोलना शुरू कर देती है। और फिर हमें जुंग को दिखाया जाता है जो कि बस में होता है, जा रहा होता है और बस आ चुकी रहती है गोरा है स्टेशन पर।
और दो लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई रहती हैं जो कि उसको देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती हैं और उसको आवाज़ देते हुए कहती हैं एक्सक्यूज़ मी, और साथ ही उसको एक चिट्ठी थमा देती हैं और शर्माते हुए जैसे दरवाज़ा खुलता है वो बाहर निकल जाती हैं। जुंग हाथ में उस पेपर को ही देख रहा होता है कि तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है। बाहर वो दोनों लड़कियां इशारे में कह रही होते हैं कि हमको कॉल करना, पर उसका ध्यान तो सोंग जिंग की तरफ जाता है जो कि गुरा हाई स्कूल के सामने खड़ा रहता है। वो उसको देखते से ही कहता है अरे ये तो सोंग जिंग है। वो सोंग जिंग को ही देख रहा होता है। सोंग जिंग कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आखिर मैं अंदर कैसे जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसी के लिए तो आया हूँ। और वो बस के अंदर खड़ा हुआ सोंग जिंग को देख रहा होता है और फिर दिखाया जाता है सोंग जिंग उनके फाइटिंग वाले रूम के बाहर जाके खड़े होकर उनको देख रहा होता है और जुंग भी पीछे से उसको देख रहा होता है। वो भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया कि तभी यहाँ पर लीमी नाम आ जाता है। कह रहा होता है अरे सोंग जिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वही सोंग जिंग अंदर जाके कोच के पास बैठ आता है और दरवाजे पर खड़ा हुआ जुंग ये सब देख रहा होता है बाहर से। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हैंग्योल सोंग जिंग को गला पहना रहा होता है। कहता है परेशान मत हो, ये कोई रियल फाइट नहीं है, बस प्रैक्टिस है। इस बार तो सुनबे तेरे साथ ये कर रही है लेकिन अगली बार मैं तेरी, आज के लिए तो सुनबे तेरे साथ ऐसा कर रही है लेकिन अगली बार मैं तेरे पिछवाड़े पे लात मारूंगा। तब यहाँ पर एकदम से जुंग आ जाती है और सोंग जिंग कहती है अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं रह सकती हूँ। सोंग जिंग कहता है थैंक्स। और फिर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वो दोनों कब तक चौंक जाते हैं। सोंग जिंग कहता है अरे तुम योन जंग आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। वो कहता है अरे तुमने तो मुझे डराया दिया, आखिर तुम हो कौन। और फिर दिखाया जाता है जुंग सोंग जिंग को गला पहनाने लगते हैं और बता रही होती है मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मैंने तुमको देखा और यहाँ पर आ गई। सोंग जिंग कहता है तुम्हें तो ये इस बार रोक देनी चाहिए, इससे तो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी। जुंग कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर सिचुएशन को देखा जाए तो वो लोग एकदम सही कह रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीका है अपने अपोनेंट के बारे में एनालाइज करने का और इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और भले ही यहाँ पर कोई ऑडियंस हो या ना हो, ये बस एक स्पार मैच है जो कि तुमको एक प्रॉपर रूल्स के साथ करनी है और मैच अच्छे से करना। मैं उम्मीद करूँगी कि तुम काफ़ी अच्छा करोगे माय फेलो स्टूडेंट सोंग जिंग्यो। सोंग जिंग्यो को उसकी बात सुन के थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है ठीक है लेकिन क्या तुम प्लीज़ इस तरह से बोलना बंद कर सकती हो। जुंग बोलती है आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो एकदम रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही हूँ। सोंग जिंग्यो कहता है क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ा इजी जा सकती हो, ये तो बस एक स्पार है। जबकि किंग हाइजन चिल्लाते हुए कहता है अरे जल्दी से रिंग के अंदर आ यार। दिखाया जाता है जुंग कोच के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। कोच बोलता है हाँ बैठ जाओ। कोच पूछने लगता है क्या तुम उसके दोस्त हो, क्या तुम एक न्यू स्टूडेंट हो। ये काफ़ी अजीब है, मैंने तो सुना था कि वाइल्ड हाई में सिर्फ सोंग जिंग्यो अकेला लड़का है। किम हाइशन कहती है 3 मिनट के 3 राउंड्स होंगे और रूल्स और वाइल्ड हाई की तरह ही बिल्कुल सेम है, वाइल्ड लीग की तरह ही सेम है। सोंग जिंग्यो कहता है वो तो ठीक है लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा ईजी जाना, मेरे को यहाँ से जाने के बाद अपना पार्ट टाइम जॉब भी करना है। और फिर बेल बज जाती है। बेल के बजते से किम हाइशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है सोंग जिंग्यो की तरफ और उसको पंच करती है। पंच खाने के बाद सोंग जिंग्यो कह रहा होता है इसके पंचेस तो मून यंग सुनबे से भी ज़्यादा फास्टर है। कोच कहता है तुमको क्या लगता है तुम्हारा फ्रेंड कब तक टिकेगा, क्या उसका कोई चांस है यहाँ पर जीतने का। जुंग बोलता है माय फेलो स्टूडेंट सोंग जिंग्यो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है। उसकी बात सुनने के बाद कोच कहता है चलो कम से कम तुम्हारे पास अच्छे आ गए हैं। किम हाइशन सोच रही होती है उन विचेस ने इसको पूरे 1 महीने तक ट्रेन कराए, इसका गार्ड तो काफ़ी अच्छा है। और फिर साथ ही वो उसको एक और पंच मारती है। सोंग जिंग्यो कहता है ये आ रहा है मुझे गार्ड करना होगा और वो उसके पंच को बिल्कुल एंड तक देखता है। तभी जुंग बोलता है लेकिन, और हमें रिंग में दिखाया जाता है कि हाइशन अचानक से पंच बंद करके किक मार देती है सोंग जिंग्यो को और सोंग जिंग्यो बार बार बच जाता है बट वो गिर जाता है और दिखाया जाता है काफ़ी तक घबरा चुका रहता है सोंग जिंग्यो। और ये देख के पीछे के हैंगुल को मज़ा आ जाता है। कह रहा होता है यू बाशट क्या हुआ तेरे को, हाँ क्या तू गिर गया डर के मारे। और सोंग जिंग्यो कहता है अगर मैं यहाँ पर गिरा नहीं होता तो वो तो मेरे में एकदम असली में जड़ देती, वो तो एकदम रियल ले रही है इस मैच को। और जुंग कह रहा होता है लेकिन 2 महीना नहीं बस 1 ही महीना और फिर ये सिचुएशन कम्प्लीटली अपोजिट हो जाएगी। किम हाइशन सोंग जिंग्यो की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है ये लड़का ये यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं गिरा है और ये बिल्कुल मेरे मूव को एंड तक देख रहा था, आंखें बंद नहीं करी इसने अच्छे से मेरे मूव को देखा और डॉज करा है यहाँ पर। और फिर दिखाया जाता है अगला राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। सोंग जिंग्यो डिफेंड करा जा रहा होता है जबकि किम हाइशन उसके ऊपर कंटिन्यू अटैक पर अटैक करी जा रही होती है। सोंग जिंग्यो कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इसके हिट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट और हैवी हैं। और फिर साथ ही किम हाइशन उसको लात मारती है जिसे सोंग जिंग्यो फिर से गिर जाता है। ये देख के बाहर खड़ा किम हैंगुल जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। कहता है तू फर्स्ट राउंड में 4 बार गिर गया था और ये सेकंड राउंड और इसमें तो ऑलरेडी 2 बार गिर चुका है। सोंग जिंग्यो लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है, कह रहा होता है कहता थका देने वाला है, अभी भी काफ़ी टाइम बचा है। जबकि किम हैंगुल को तो सोंग जिंग्यो को इस तरह से देख के काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है ये तेरे लिए बहुत अच्छी जगह है सोंग जिंग्यो, यही तेरी पनिशमेंट है और कर हमारे ऊपर स्पाई जासूसी। सोंग जिंग्यो खड़ा होता है और कह रहा होता है ज़रा रुको, क्या आप लोग यहीं पर रुक जाए मैं और
ज़्यादा। तभी किम हायशन आगे बढ़ के सोंग जिंग के ऊपर अटैक कर देती है, सुनती ही नहीं उसकी। जुंग बोलती है इनके स्किल के बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर ये लोग फीमेलर होते, इनके स्किल इक्वल होती तो सोंग जिंग एक लड़का है तो वो इजिली उससे जीत जाता। और लिमिना भी खड़ा खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। सोंग जिंग सोचता है कि हायशन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि डर्डल और मूनयांग सुनवे भी इसको इजिली नहीं हरा पाएंगे। इसको ट्रेनिंग करते करते कुछ घंटे बीत चुके थे, उसके बावजूद ये इस स्टार में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पास तो काफ़ी अच्छा और ग्रेट स्टेमिना है। इसके पास डर्डल सुनबे से ज़्यादा पावर है और मूनयांग सुनबे से ज़्यादा स्पीड। लेकिन और ऐसा कहते सही सोंग जिंग उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है इसके पास पावर और स्पीड तो है, लेकिन फिर भी ये डर्डल सुनबे जितनी फास्ट नहीं है, और वो बिल्कुल डर्डल की तरह ही बहुत तेज़ी से पंच मारता है उसको, इतना कि किम हायशन को भी दिक्कत होती है उसे डॉज करने में और गार्ड करने में। और ये देखे बाहर खड़ा किम हैंग्योल भी चौंक जाता है कि उसके सुनबे को भी मुश्किल हो रही है। और सोंग जिंग कहता है ऑफ कोर्स इसके पंचेस के अंदर मूनयांग सुनबे जितनी पावर नहीं है। और फिर साथ ही वो किम हायशन को एक जबरदस्त हाई किक दे मारता है। किम हायशन उसके हाई किक आने के बाद लगभग गिरने लगती है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो खुद को संभाल लेती है और खड़ी हो जाती है। और फिर क्या था, वो सोंग जिंग को एक पंच मारती है और फिर पेट में लात, और सोंग जिंग ढेर होकर लेट जाता है रिंग के बीच में। अब ना पेट पकड़ लेता है, रोता हुआ खासते हुए कहता है आई एम सॉरी। मैं कहता था बेवकूफ़ था जो सोचा ये सब वर्क कर जाएगा, जबकि पीछे खड़ा हुआ किम हैंगोल जोर जोर से हंस रहा होता है। किम हायशन कहती है तुम्हारे अंदर कुछ स्पिरिट तो है, लेकिन तुम स्पार करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जुंग बोलता है तो ये ओवर हो गया, जैसा कि प्रेडिक्ट करा था। सोंग जिंग हार गया। कोच कहता है अरे ये तो हो नहीं था, इसमें प्रेडिक्ट करने जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि सोंग जिंग के अंदर थोड़ा जुनून है, पैशन है, बस बात से बीतती ही है। जबकि जुन बोलता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर सोंग जिंग थोड़ा और ट्रेंड करता खुद को तो वो कम से कम यहाँ पर हारता तो नहीं। और यह मैच देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा क्लियर हो गया हूँ। लिमिनम उसकी बातें सुन रहा होता है बड़े ध्यान से और बोलता है हे यू, तुम तो इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे कि तुम कुछ जानते हो। तुम्हारे बारे में क्या? एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारी फाइट को इनके खिलाफ हो जाती है तो कौन जीतेगा? जुन बोलता है मैं हार जाऊंगा। लिमिना बोलता है बिल्कुल सही कहा। और तुम्हें मूनयांग और चोइडल के बारे में क्या लगता है? अगर उनके साथ फाइट हुई तो क्या होगा तुम्हारा? वो बोलता है मैं उन लोगों के साथ ऑलरेडी फाइट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा कुछ पता है उनके बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके खिलाफ जीत पाऊंगा। लिमिनाम कहता है और मेरे बारे में क्या? अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ फाइट करोगे तो क्या होगा? लिमिनाम की बात सुनने के बाद जुंग कहता है मेरे को याद आया, मैंने तुमको देखा था, तुम सोंग जिंग के साथ क्वालिफिकेशन वाले मैच में थे, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद लिमिनाम आगे से हल्का सा मुस्कुराता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों बस में होते हैं और दोनों की हालत बुरी होती है। दोनों को भी पड़ी है और दोनों ही हार चुके हैं। सोंग जिंग कहता है तुम तो उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम हरा लोगे लिमिनाम को। जुंग बोलते तू तो चुप कर, तुम्हारी खुद की नाक से ब्लड बह रहा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे को तुमसे ये सुनना ही नहीं है जिसकी खुद की नाक से ब्लड बह रहा है। और फिर दिखाया जाता है दो लड़कियां शर्माते हुए सोंग जिंग के पास आ जाती हैं और उसके हाथ में चिट्ठी रख के भाग जाती है शर्माते हुए दूर। सोंग जिंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर साथ ही जल्दी से चिट्ठी खोल के देखता है, उसमें लिखा होता है प्लीज़ ये चिट्ठी साइड वाले बंदे को दे देना। सोंग जिंग को यह पढ़ने के बाद बेहद अजीब लगता है। और फिर इसके बाद सेन गोरा है कि किक बॉक्सिंग का दिखाया जाता है। लिमिनाम रिंग के अंदर पड़ा पड़ा सांस से भर रहा होता है। लिमिनाम को काफ़ी मार पड़ी है, इसलिए कि हायशन बोल रही होती है। इधर सब कुछ हो जाने के बाद लिमिनाम क्या तुम इसको एक प्रॉपर जीत कह सकते हो? लिमिनाम कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मैं उसके अटैक पैटर्न्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर पावर की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, वो पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकली। और इसके अलावा क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा वो आर्म जिसके साथ तुमने सोंग जिंग की किक को ब्लॉक करा था, अब मेरे को नहीं लगता कि तुम कुछ दिनों तक अपनी कलाई का अच्छे से यूज़ कर पाओगी। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? किम हायशन भी आगे से कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उसकी कलाई वाकई में हल्की से डैमेज हो चुकी है, जैसे कि लिमिनाम ने कहा, इसलिए वो आगे से कुछ नहीं बोल पाते। और फिर दिखाया जाता है जुंग अपने पास से बहुत सारी चिट्ठियाँ निकालती है। सोंग जिंग को कहता है वाओ, क्या ये सारा का सारा तुम्हें आज ही के दिन मिला है? जुन बोलती है हाँ, और ये क्या सभी लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है? सोंग जिंग को कहता है तुम एक लड़की हो और दूसरी लड़कियाँ तुमको आकर ये दे रही हैं और तुम अभी भी ऐसी बातें कर रही हो। जुन बोलती है लो इसमें से आधे तुम रख लो, जब तुम्हें कभी नींद ना आए तो इनको पढ़ना, इनको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। सोंग जिंग को कहता है मुझे नहीं चाहिए, दूर करो मुझसे इन्हें। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो चश्मे वाला कांपते हुए हाथों से मिर्ची डाल रहा होता है। ये देखकर डल गुस्सा हो जाती है, बोलती है आगे तुम ये कर क्या रहे हो चम्मच के साथ? हाँ ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ करो यार। वो कहता है लेकिन मुझे डर है कि बहुत ज़्यादा चिरपा हो जाएगा। ये सुनते से डडल उसमें एक जोर की लात मारती है। वो चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं यूँ नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। डडल बोलती है मैंने बोला ना मुझे यूँ नहीं बुलाना बंद करो। और अब ज़रा इधर पर देखो ध्यान से, मैं ऑनियन को काटने वाली हूँ और जैसा मैं करती हूँ तुमको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, देखो इस तरह से। और डडल फटाक से उस ऑनियन
पेन को काट देती है और बोलती है ठीक है अब तुम्हारी बारी। जैसे ही वो नाइफ को उठाता है उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो पटले पे जोर का हाथ मारता है जिससे प्याज हवा में उड़ जाती है और फिर वो हवा में तेजी से नाइफ चलाते हुए खच 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 प्याज को काट देता है और साथ ही नाइफ को घुमाते हुए टेबल के ऊपर गड़ा देता है और कहता है हो गया। एक देखते से डर्डल उसमें जोर का पंच मारती है और बोलती है यू इडियट। वो आंटी भी चिल्लाते हुए कहती है डर्डल इसको जोर से मार, ये किचन में इस तरह से खेल रहा था, इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोंग चिंग्यू बाहर से खड़ा खड़ा देख रहा होता है और सोचता है डर्डल सुनबे ने सेकंड पीरियड के दौरान थोड़ा बहुत ट्रेन करा था और अब बाकी का टाइम वो अपना किचन में बिता रही है। और फिर इसके बाद हमें मूनियांग के क्लासेस को दिखाया जाता है। एक बंदी बोर्ड पर जाकर सवाल सॉल्व कर रही होती है जबकि मून बेंच पर बैठी हुई रहती है और बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रही होती है और सोंग चिंग्यू बाहर से झाँक रहा होता है उसको और सोच रहा होता है जबकि मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मूनियांग सुनबे अभी बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही है जब वो मेरे को ट्रेनिंग करवाते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है कि महाशय तो पूरा दिन ट्रेनिंग करती रहती है और ये लोग नहीं करते, क्या ये ठीक होगा। और फिर इसके बाद सोंग चिंग्यू डबल से पार्क के पास पहुंच जाता है। उसको देखते से ही बोलती है पार्क सोंग चिंग्यू तुम फिर से आ गए, क्या तुमको उनके बारे में चिंता हो रही है। सोंग चिंग्यू बोलता है मेरे को नहीं लगता कि सुनबे अच्छे से ट्रेनिंग कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्या ये इस वजह से है क्योंकि कोई यहाँ पर नहीं है, मैं उनका कोच हूँ इसलिए इस बारे में थोड़ा परेशान हूँ। वो पास आते हुए बोलती है सोंग चिंग्यू। वो हैरान होते हुए बोलता है क्या हुआ। वो कहते हैं मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मुझे अपना नंबर दो। सोंग चिंग्यू हैरान हो जाता है, बोलता है आखिर सडनली तुम अभी ये क्यों मांग रही हो। पार्क बोलती है मैंने सुना है कि ये मेरे ग्रेड्स को अच्छा करने में मेरी हेल्प करेगा अगर मैं तुम्हारे क्लोज हो चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपना नंबर दे दो। और फिर दिखाया जाता है सोंग चिंग्यू उसको नंबर दे देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हंसते हुए कहती है देखो ज़रा मेरे को सोंग चिंग्यू का नंबर मिल गया और जोर से हंस रही होती है जबकि बाकी लड़कियाँ भी सोंग चिंग्यू के पीछे पड़ जाती है। सोंग चिंग्यू जान बचा के भागता है वहाँ से और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो अपने काम पर होता है। सोंग चिंग्यू कहता है सुन बेस मैंने तुम लोगों से पहले ही कह के रखा है कि अब मेरे को तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, जबकि डडल बोलती है अरे ऐसा नहीं बोलते। मून बोल रही होती है आखिर क्यों, साथ में करने में मज़ा आता है। सोंग चिंग्यू कहता है सुन बेस तुमको टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और मेरे को अभी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं तुमसे तुम्हारा टाइम चुरा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने और अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करी तभी डडल उसकी बात को काटते हुए कहती है वेल अभी क्वीन विच यहाँ पर नहीं है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर अपने टाइम को एंजॉय कर रही हूँ और अगर ये मोटी पिगी भी यहाँ पर नहीं होती तो मेरे लिए और अच्छा होता। और मून भी बोलती है हाँ अपन लोग इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, अपन दोनों यहाँ पर साथ साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को और ऑफ कोर्स अगर ये बोनी यहाँ पर नहीं होती तो और भी अच्छा होता। अब उनकी बातें सुनने के बाद सोंग चिंग्यू आगे से उन्हें कुछ नहीं बोलता और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काम खत्म करने के बाद सोंग चिंग्यू अपने घर पर आता है, अपने दोनों बहन भाइयों को नहलाता है और फिर उन्हें सुला देता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो देखता है पार्क का मैसेज आया हुआ रहता है। पार्क ने उसे बुलाया होता है सोंग चिंग्यू को मिलने के लिए, लिखा होता है उसने जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ गली में, मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ पर रहते हो इसलिए जल्दी से निकल आओ नहीं तो। सोंग चिंग्यू उसका मैसेज देख के हैरान हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सोंग चिंग्यू कपड़े पहन के बाहर आ जाता है और कह रहा होता है सुन भाई आ गए तुम इस टाइम पर, अभी यहाँ पर क्या कर रही हो। पार्क बोलती है चुप हो जाओ और ये बाईसाइकिल चलाओ और फिर दिखाया जाता है सोंग चिंग्यू चला रहा होता है और वो पीछे बैठी हुई रहती है और कहती है तो हमारे कोच सोंग चिंग्यू को मूनियांग और डडल के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता फील हो रही है क्योंकि वो लोग अपने ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल और पावरफुल हैं और वो लोग नेचुरली टैलेंटेड हैं, उनको ईजिली तो बिल्कुल भी नहीं हराया जा सकता, लेकिन वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सीरियस हो गया, लगता है कि वो सीरियस ले नहीं रहे इस चीज़ को। पार्क बोलती है तुमने ये बात तो सही कही, वो लोग जन्म से ही टैलेंटेड हैं और मेरी जैसी अनटैलेंटेड पर्सन उनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कभी भी उनकी तरह नहीं बन सकते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कितना भी हार्ड ट्रेन क्यों ना करें। और अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरा दिन उन्हीं के साथ ही रहते हो और तुम उन दोनों को पूरी तरह से अच्छे से नहीं जानते। चलो मैं तुमको आज रात कुछ बताती हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो मूनियांग सुनबे के डोचो के सामने आ जाते हैं जिनके पूछते हैं आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए। पार्क बोलती है चुप हो जाओ और मेरे को फॉलो करो और पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ पर काफ़ी बार आए हो। सोंग चिंग्यू कहता है हाँ अभी मैं कुछ घंटों पहले यहाँ पर आया था। मूनियांग सुनबे को स्कूल की फैसिलिटीज़ का यूज़ करने से बैन कर दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर ट्रेन करते हैं मेरे काम करने के कम से कम 1 या 2 घंटे पहले। और आज के दिन तो हमने बस लंच ही करा था जो डडल तुमने बना के लाई थी और बस कुछ बात है। पार्क बोलती है तुम सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रहते हो लेकिन सोने के वक्त का क्या, जब तो तुम उनके साथ नहीं रहते, जब सब लोग सो जाते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था ज़रा ये देखो। और सोंग चिंग्यू जब आके देखता है तो वो अंदर झाँक के काफ़ी हैरान हो जाता है। मूनियांग सुनबे ट्रेन कर रही होती है। पार्क बोलती है मैं तुमसे बेट लगा सकती हूँ, ये कम से
से कम यहाँ पर अभी 1 घंटा और ट्रेनिंग करेगी और वो हमेशा अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दिन में कम से कम 4 घंटा ट्रेन करती है। और ऑफ कोर्स उसके पास टैलेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस होती है। और टैलेंट मीनिंगलेस है अगर तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। और अगर अभी भी तुमको उसके बारे में चिंता हो रही है तो बस देखते जाओ, ये जब तक नहीं रुकने वाली जब तक कि अपने पसीने से पूरे फ्लोर को स्लिपरी ना कर दे। और शोए डडल भी इसी की तरह बिल्कुल सेम है जितना तुम्हें लगता है, ये दोनों उससे ज़्यादा सीरियस हैं। खुद को काफ़ी ज़्यादा लकी समझो कि तुम इन लोगों के कोच हो, खुश रहो और अपनी तरफ से बेस्ट करो। सोंग जिंग भी ये देख के थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है ओके। और फिर दिखाया जाता है मून गिर जाती है, उसका पैर फिसल जाता है। और फिर इसके बाद हमें डडल को दिखाया जाता है जो कि मस्त घोड़े बेच के सो रही होती है कराटे मार के, और सोंग जिंग कर रही होती है नींद में भी। और फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है, डडल की मम्मी आके डडल को जगाती हैं और जो बेटा 7 बज चुके हैं तो डडल भी उठती है और फिर ब्रश करना स्टार्ट करती है। उसकी मम्मी कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्या तुम बस एक नॉर्मल पर्सन की तरह ब्रश नहीं कर सकती? हाँ। और फिर डडल अपना मुँह धोती है और चेहरा पोंछने के बाद आईने में खुद की शक्ल देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और खुद की तारीफ़ें करना शुरू कर देती है। बोलती है डम, मैंने तो बस अपना चेहरा धोया है लेकिन मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। आखिर मेरी जैसी एक परफेक्ट लड़की और कौन हो सकती है, मैं एक परफेक्ट गर्ल हूँ। और फिर 7:50 में अपने स्कूल के लिए निकलती हूँ और सारे लड़के मेरे को बस देखते रह जाते हैं, घूरते हैं मेरे को। और फिर क्लास में मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और फिर लंच और जिम के दौरान मैं प्रैक्टिस करती, लेकिन यूजुअली मैं इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर आलसी ही रहती हूँ क्योंकि आई एम द बेस्ट। और फिर मैं अपने दिन के 2 घंटे किचन में बिताती हूँ ताकि मैं अपने सोंग जिंग के लिए अच्छा खाना बना सकूँ। और फिर दिखाया जाता है सोंग जिंग डडल का टाइम टेबल देखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि 2 घंटे मैं किचन में बिताऊंगी और फिर 9 बजे घर पर जाऊंगी, टीवी शो देखूंगी, अपने ब्यूटी को मैनेज करूंगी, नहाऊंगी और फिर 11 बजे सो जाऊंगी। चोई डडल का पूरा शेड्यूल ये देख के सोंग जिंग काफ़ी हैरान हो रहा होता है और पूछता है क्या ये वाकई में डडल सुनबे का ही शेड्यूल है? वो कहता है हाँ ये शेड्यूल उसी का है। सोंग जिंग बोलता है मैंने उसे बोला था कि वो अपनी सारी डेली की चीज़ें इसमें लिख ले ताकि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकाल पाए, लेकिन और वो बंदा बोलता है वैसे मेरे को लगता है कि ये ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता ज़्यादा ट्रेनिंग करने के लिए। सोंग जिंग कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ले रही है। वो बंदा कहता है वैसे हाँ इस बात में दम तो है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि डडल बहाने मारती है कि उसे इचिंग हो रही है या फिर कुछ और। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर और भी लड़कियाँ आ जाती हैं। एक बोलती है ये डडल पहले हमेशा काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेन करती थी लेकिन अब जबकि उसको हमेशा अच्छे ग्रेड मिलते रहते हैं तो अब उसको ट्रेनिंग की बिल्कुल परवाह नहीं है, वो केयरलेस हो गई है ट्रेनिंग के प्रति। दूसरे भी बोलती है वो एक जीनियस थी जो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेन करती थी लेकिन आजकल वो चीटिंग करती है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ चोए डडल या अकेली ऐसी है जो वाकई मेरे को इनको हरा सकती है। अगर वो हार्ड ट्राई करे, अच्छे से ट्रेनिंग करे तो एक्चुअली वो हरा पाएगी उसको। ये सब सुनने के बाद सोंग जिंग सोच रहा होता है ये मून से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डडल भागते हुए आ रही होती है, कहती है सोंग जिंग में आ गई, चलो लंच करते हैं। सोंग जिंग बोलता है आप लोग खाएंगे लेकिन कुछ ट्रेनिंग करने के बाद। यंग मून सिन शायद अभी भी घर पर ट्रेन कर रही होगी, जबकि डडल उसकी बात को काटते हुए कहती है अरे चलो ना अपन लोग पहले खाते हैं, मैंने इसे तुम्हारे लिए बड़ी प्यार से प्रिपेयर कराई, मैं ट्रेनिंग खुद से कर लूँगी। यहाँ तक कि मेरे ऊपर चिल्लाया भी गया चोरी करने की वजह से, लेकिन मैंने ये सिर्फ अपने सोंग जिंग के लिए कराई ताकि उसको अच्छे इंग्रेडिएंट्स का खाना मिले। तभी सोंग जिंग चिल्ला देता है उसके ऊपर गुस्से के साथ। ये देख के डडल इमोशनल हो जाती है, कहती है सोंग जिंग तुम वाकई में मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? सोंग जिंग बोलता है मेरे को लगता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रही हो, मेरे को पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मेरे बिना भी तुम काफ़ी अच्छा खुद से कर ही लोगे, लेकिन अब जबकि अपन लोगों ने डिसाइड करा था तो प्लीज़ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। और मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और सभी लोग हार्ड ट्रेन कर रहे हैं और तुमको भी हार्ड ट्रेन करना चाहिए, हार्ड नहीं तो कम से कम थोड़ा तो ट्रेन कर लो अच्छे से। डडल बोलती है नहीं नहीं, लेकिन अगर शायद तुम मेरे को किस करो तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। सोंग जिंग को चिल्लाते हुए कहता है इस तरह की हरकतें करना बंद करो। डडल इमोशनल हो जाती है, फिर कहते हैं जिंग अगर तुम ट्रेनिंग करने के लिए मेरे ऊपर इसी तरह से चिल्लाते रहे तो मैं इसको क्विट कर दूंगी। अगर मैं किसी चीज़ को नहीं करना चाहती तो वाकई में फिर मैं उसे नहीं करती। जबकि जिंग उसकी बात को काटते हुए बोलता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अब लोग इन मिनट्स का यूज़ करेंगे। 20 आज करने हैं तुमको और 20 कल करने हैं तुमको, मुझे गिराने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे कल तक 40 बार गिरा देती हो तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो भी तुम मुझसे करने के लिए कहोगी। ये सुनने के बाद डडल की आंखें चमक जाती है, बोलती है क्या वाकई में सब कुछ करोगे जो भी मैं कहूँगी? और फिर साथ ही वो शर्माते हुए बोलती है अगर मैं कपड़े उतारने के लिए कहूँ तो क्या तुम कपड़े उतार दोगे? सोंग जिंग को चिल्लाते हुए कहता है मैं कुछ भी अजीब नहीं करने वाला। डडल बोलती है
तो फिर किस के बारे में क्या ख्याल है, अपन लोग हर दिन एक किस करेंगे, वैसे भी अमेरिका में तो ये नॉर्मल है। सोंग चिंग्यू कहते हैं नहीं, मैं इस तरह का कुछ भी नहीं करूँगा। डडल बोलते हैं ठीक है तो फिर कुछ नॉर्मल सा बोलूँगी तुमसे, और साथ ही अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते हुए बोलती है सभी लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर मैट्स प्रिपेयर करो, सोंग चिंग्यू बहुत सारी बार गिरने वाला है। और फिर वो सभी लोग यहाँ पर अच्छे से मैट्स लगाना शुरू कर देते हैं। डडल चिल्लाते हुए कह रही होती है एक के पीछे एक और लगाओ, सोंग चिंग्यू को बिल्कुल भी चोट ना लगने पाए, बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना, 3 लेयर बिछा दो। और फिर दिखाया जाता है डडल पूछती है क्या तुम तैयार हो अच्छे से पकड़ना, और तुमने कहा था कि मुझे तुमको 40 बार गिराना है कल तक, क्यों? तो चलो अब शुरू करते हैं, मेरा सपना पूरा होने वाला है। और फिर डडल बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किक मार देती है और सोंग चिंग्यू लड़खड़ाते हुए गिरी जाता है। डडल बोलती है ये एक हो गया, अब जल्दी से खड़े हो जाओ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सोंग चिंग्यू आया हुआ रहता है डडल के घर पर और हिरन प्रेशन खड़ा रहता है, बोलता है उसने तो बस 1 घंटे के अंदर ही मेरे को 40 बार गिरा दिया। तो चिंग्यू डडल की मम्मी को हेलो बोलता है। डडल की मम्मी कहती है हो माय, मेरे डडल एक लड़के को घर पर लेकर आई है, वाओ तुम कितने हैंडसम हो। डडल कहती है आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, मेरा सोंग चिंग्यू तो है ही हैंडसम और यहाँ पर काफ़ी बार आएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डडल चिंग्यू के साथ अपने रूम में बैठी हुई रहती है और कहती है ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक लड़के के साथ स्टडी टेबल पर बैठी हुई हूँ, उसके साथ पढ़ूंगी, ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है। सोंग चिंग्यू क्या तुम इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए? सोंग चिंग्यू कहता है वैसे मैं मैथ में इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं। और फिर साथ ही वो सॉल्व करने लगता है, कह रहा होता है ये इक्वेशन इस तरह से होगी, जबकि डडल उसे घूरने में लगी हुई रहती है और बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कि तभी डडल के दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो कहती है सोंग चिंग्यू जरा अपने टाई को थोड़ा लूज करो इस तरह से। वो कहता है हाँ वो तो ठीक है। और फिर साथ ही डडल उसके आईब्रोज के चुकाते हुए कहते हैं कुछ इस तरह से करना है, तुमको प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करनी है। चिंग्यू कहता है लेकिन इस तरह से क्यों? डडल चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो मुझे देखना है। और फिर सोंग चिंग्यू उसी के कहे हुए स्टाइल में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो देखती है और बोलती है सो सेक्सी, तुम कितने ज़्यादा हॉट हो यार, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोंग चिंग्यू देखता है डडल की तरफ और सोचता है मेरे को लगता है कि मेरे को बस सुनबेस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और वैसे भी मैं इन लोगों की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो डडल के सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाया, उसने कंटिन्यू मेरे को लगातार गिरा दिया। और फिर साथ ही सोंग चिंग्यू एकदम चौंक जाता है और कहता है तो अब मैं समझा मून यांग सुनबे का कहने का क्या मतलब था। और फिर साथ ही उसे मून की बात याद आती है और मून बोलती है क्या तुम जानते हो वाइल्डिंग में सभी लोग डडल के साथ फाइट करते समय हेलमेट हमेशा क्यों पहन कर रखते हैं? और भले ही उसका मोमेंटम लार्ज है, उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर उसके एक भी किक तुम्हें लग जाती है जिसके पीछे उसका वेट भी लगाओ तो फिर तुम सीधे एम्बुलेंस में जाओगे हॉस्पिटल। डडल बोलती है सोंग चिंग्यू आगे तुम्हें कब लाइसेंस मिलेगा? चिंग्यू पूछता है आगे तुम क्यों पूछ रही हो? डडल बोलती है मैं तुम्हें मुंह में लाइसेंस लिए तूफान में खड़ा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनने के बाद चिंग्यू परेशान हो जाता है और फिर इसके बाद से हैंगुल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो कैन रखते हुए कहता है डैम इट, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका दोस्त कहता है क्या हुआ, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? हैंगुल कहता है मैंने सोचा था अब जबकि मैं हाई स्कूल में आ गया हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े करूँगा, लेकिन अब मैं खुद को बड़ी मुश्किल से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाल पाया हूँ। वो सभी के सभी सैंडबैग के साथ चिपके रहते हैं बस, और मुझे तो इस स्कूल के अंदर आने ही नहीं चाहिए था जो कि स्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। सभी के सभी बस जब देखो तब साथ में ट्रेनिंग में घुसे रहते हैं। एक बंदा थोड़ा क्या बैठता है कि दूसरा उठ के खड़ा हो जाता है। अगर मेरे को पता होता तो मैं कभी इस स्कूल में आते नहीं, किसी नॉर्मल स्कूल में चला जाता। यहाँ पर बस लिमी नाम ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो सभी के सभी एकदम स्पोर्ट्स के कीड़े बन गए हैं। जब देखो जब उन्हें बस ट्रेनिंग ही चलता रहता है उनके दिमाग में, बस ट्रेनिंग कर करके मरना है उन्हें। तो चलो जाने दो जो भी हो, अब लोग गेम खेलने चलते हैं। उसका दोस्त कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यार। हैंगुल कहता है अरे नहीं मेरे पास भी पैसे नहीं है यार, और साथ ही मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है डम। तभी वो उसे 2 बच्चे नजर आ जाते हैं। वो कह रहा होता है ओ ज़रा बच्चों इधर आना, और में से शायद वो को जानता है, शायद नाम से बोल रहा होता है वॉकमैन, और शायद उनके पास पहुंच जाते हो। कह रहा होता है कि तुम वॉकमैन नहीं हो, तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा छोटे नजर आ रहे हो, क्या तुम लोग मिडिल स्कूलर हो? वो कहता है हाँ। और फिर साथ ही हैंगुल दोनों को साथ में कोने में ले जाने लगता है। कह रहा होता है चलो साइड में चल कर थोड़ी बातें करते हैं। उसका दोस्त कह रहा होता है इतना ज़्यादा सीरियस फेस भी मत बनाओ यार, थोड़े स्माइल करो। तो हैंगुल मुस्कुराना शुरू कर देता है और मुस्कुराते हुए उस बंदे से कहता है मेरी पॉकेट के अंदर नाइफ है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उस नाइफ को निकालूं तो अच्छे से बात मानो मेरी, अगर तुम मेरी सारी बातें मानते हो तो मैं तुम्हें एकदम शांति के साथ छोड़ दूंगा, और अगर कोई पूछे तो बोल देना कि हम लोग तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। ऑल राइट, समझ गए अच्छे से, नहीं तो जानते हो ना क्या होगा। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उन बच्चों को लूटने
के बाद वो गेम खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। पर हैंग्योल को इसमें भी मज़ा नहीं आता। वो कहता है ये कितना बोरिंग है और साथ ही बोर्ड के जाने लगता है। उसका दोस्त कह रहा होता है अब कहाँ जा रहे हो तुम? वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। वो चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है डम, अब तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है यार। मैं मुश्किल से उनकी ट्रेनिंग से निकल पाया और उसके बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसे सोंग जिंग्यू आता हुआ दिखता है सामने से। सोंग जिंग्यू को देखते से वो कोने में जाकर छुप जाता है। सोंग जिंग्यू कह रहा होता है सुन बे, ट्रेनिंग तो तुम्हें करनी चाहिए, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों राइड दे रहा हूँ? हाँ। हमून बोलते हैं मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है सडनली, प्लीज़ मेरे को जिम तक ले चलो। एक बार जब मैं जिम में पहुँचाऊँगी तो वहाँ पर अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग कर लूँगी। जिंग्यू कहता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे को छोड़ सकते हो? थोड़ा तुमने मेरे को कुछ ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ है, इस तरह से आप लोग फास्ट नहीं पहुँच पाएंगे। हैंग्योल सोच रहा होता है व्हाट द फक, ये क्या बकवास है, आखिर मैं छुप क्यों रहा हूँ? उसको देखते थे मैं छुप क्यों गया? डेट्स राइट, ये सारी तुम्हारी गलती है सोंग जिंग्यू, मेरे साथ ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं उस ट्रेनिंग में फंस गया, पूरी लाइफ मेरी स्टेट हो चुकी है और इन सब की रीज़न बस तुम ही हो। जब से मैंने तुमको देखा है, जब से मेरे लिए सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जिंग्यू, यहाँ तक कि अब तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारी रेपुटेशन भी गवा दी है। ये सारी तेरी गलती है वर्कर सॉन्ग। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंग्यू मून की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। मून जोर का पंच मारती है तो जिंग्यू गिर जाता है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए? जिंग्यू कहता है मैं ठीक हूँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। और वो डबल शॉट के खड़ा हो जाता है और फिर मून उसे बम बम करती है और बाहर खड़ा हैंग्योल ये देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कह रहा होता है तो इसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है इन विचेस के सामने, अच्छा हुआ। और फिर जिंग्यू अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाता है और हैंग्योल उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर भी पहुँच जाता है। देख रहा होता है, कह रहा होता है पहले ट्रेनिंग करता है और फिर पार्ट टाइम जॉब, कितना बेचारा है। तो अब ये लोग लंच कर रहे हैं, यहाँ तक कि लंच में खाने के लिए इनके पास डिसेंट खाना भी नहीं है। तो अब तुमने फिर कैसे काम करना शुरू कर दिया? हाँ। और फिर साथ ही हैंगल को थोड़ा एहसास होता है। वो कह रहा होता है आखिर मैं उससे इतना ज़्यादा जेलस क्यों फील कर रहा हूँ यार। और फिर दिखाया जाता है काम खत्म करने के बाद सोंग जिंग्यू घर पर आ जाता है और उसके हाथ में डडल का बचा हुआ खाना भी रहता है, जो कि डडल ने स्पेशली इनके बहन भाइयों के लिए बनाया था। तो वो कह रहा होता है मेरे को लग रहा है कि जब मैं ये खाना लेकर घर पर पहुँचूंगा और वो लोगों को पता चलेगा कि ये डडल सुनवे के हाथ से बना हुआ खाना है, तो वो लोग तो खुशी के मारे जम करने लगेंगे। और इसी सोच के साथ जिंग्यू चलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे अपने घर के सामने खड़ा हुआ हैंग्योल दिख जाता है। वो कहता है ओ तुम तो काफ़ी लेट हो गए जिंग्यू, ट्रेनिंग और पार्ट टाइम जॉब, तुम तो पूरा दिन बिजी रहते हो यार। उसको देखते से जिंग्यू अपना लंच बॉक्स छोड़ देता है और फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है। ये देखिए हैंगल थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या हो गया तेरे को जिंग्यू, जबकि उसको सीरियसनेस के साथ घूर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसके भाई बहन खाना खा रहे होते हैं और जिंग्यू हाथ मुंह धो रहा होता है और हैंगल वहीं उसके पास ही बैठा है दरवाजे के पास और कह रहा होता है लगता है कि तू काफ़ी अच्छे से बड़ा हो गया है, मेरे को इस तरह से फेस दिखा रहा था। हाँ आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं बाद में बुरी तरह से तेरे को पीटूंगा ज़रूर, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तू बच जाएगा, बस इंतज़ार कर। जिंग्यू कहता है अगर तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा कोई भी इरादा नहीं है चेहरे पे स्माइल लिए तुम्हें टी सर्व करने का। हैंगल कहता है जरा देखो तो लगता है कि बहुत हिम्मत आ गई तेरे में, क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि तेरे को एक अच्छा स्कूल मिल गया है, हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जत हुआ, ह्यूमिलेट हुआ बस तेरी वजह से। जिंग्यू बोलता है हैंगल पिछले कुछ सालों से मेरा एक भी दिन खुशी भरा नहीं गया है। और फिर साथ ही वो अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है कि जिंग्यू कहता है मेरे को हर दिन हार्ड वर्क करना पड़ता है, दूसरे लोग इस बारे में सोचते रहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, जो कि मैं इस बारे में सोचता हूँ कि कल अब मैं क्या करूँगा रहने के लिए, पूरा टाइम इसी चीज़ को लेकर परेशान। लेकिन हाल ही में स्कूल में कुछ सुनबेस मिल गई हैं जो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। इससे पहले कि मुझे पता चलता मेरे पास एक गोल भी आ चुका है और अब मैं उसको पाने की कोशिश करता रहता हूँ, शायद इस वजह से क्योंकि अब मेरे आसपास उन जैसे लोग हैं और अब उनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी महसूस करने लगा हूँ। हैंगल क्या तुम्हें अब कभी अपना घर चलाने की चिंता करनी पड़ी है? क्या तुम्हें अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कभी परेशान होना पड़ा है? रात को बिस्तर पर सोते वक्त क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें परेशान करती थी? मेरे पास खुद की ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करना है, लेकिन ये जस्ट अभी के लिए एकदम इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं इनके बारे में कभी भी नहीं सोचता। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ हैंगल, मैं तुम्हारे जूते में पाँव रखना चाहता हूँ, मैं भी एक पूरा दिन बिताना चाहता हूँ बिना किसी चीज़ की फिक्र करे, एकदम मीनिंगलेस। सोंग जिंग्यू की बात सुनने के बाद हैंगल आगे से कुछ नहीं बोलता और फिर सोंग जिंग्यू कहता है वैसे हैंगल तुम कुछ देर पहले डर गए थे ना जब मैंने अपने हाथों को उठाया था। हैंगल कहता है ज़्यादा मत चल तू तेज, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फिर इसके बाद सीन डडल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है और अब टूर्नामेंट शुरू होने में बस 5 दिन बचे हैं। सोंग जिंग्यू बोलता है तुम अभी भी अपर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हो, मेरे को लग रहा है कि इसके वजह से तुम्हारा मोमेंटम ट्रिगर हो रहा है बहुत। अब लोग लंच करेंगे 20 मिनट्स में, जब तक के लिए कंटिन्यू करो। और वो सोच रहा होता है, जिंग्यू सोचता है मुझे पता है मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे से हो सके मैं अपना बेस्ट करूँगा। और फिलहाल
के लिए मैं इनको देखकर ऑब्जर्व करने का ही काम कर सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो डडल सुनने के पास स्टेमिना की कमी है लॉन्ग फाइट के लिए। और अब टूर्नामेंट को शुरू होने में 3 दिन बचे हैं और ये लोग अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। जिंक्यू बोलता है डडल सुनबे अगर तुम्हारी फाइट के मैशन के साथ हो जाती है तो तुम क्या करोगे? क्या उसकी लोअर बॉडी को टारगेट करना ज़्यादा बेटर नहीं होगा क्योंकि वो अपने अपर बॉडी को अच्छे से गार्ड कर सकती है? डडल बोलती है हाँ हाँ इट्स फाइन, मैं तो जीत जाऊंगी उससे बिना किसी प्रॉब्लम के। मून बोलती है अरे एरोगेंट वुमेन, तुझे तो खुद को क्वीन के सामने रखना चाहिए, तो मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। डडल गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं तेरे को अभी इसी वक्त मार डालूंगी मोटी और जीत जाऊंगी। मून बोलते हैं गुड लक मोर बोनी कहीं की। और हेंगुल आज भी इन लोगों को छुपके छुपके देख रहा होता है और उसके पीछे हुआंग भी आ जाता है। जिंक्यू बोलता है कल सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट मैच के लिए अपना नाम दे देंगे, मैचअप आ जाएगा उनका। और सुनबेस इस बात को लेकर ज़्यादा वरीड नहीं है, इसलिए फर्स्ट राउंड में बाकी का जितना भी है मुझे संभालना होगा, मैं अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करूँगा। और अब टूर्नामेंट को शुरू होने में बस 2 दिन की देरी होती है और इन लोगों की ट्रेनिंग अभी भी जारी है। जिंक्यू बोलता है आगे तुम मेरे को बता क्यों नहीं रही? कम से कम मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे अपोनेंट कौन से, तुम्हारी फाइट कौन से अपोनेंट के साथ होने वाली है। पीछे से डडल बोलती है तुमको ये जानकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिना किसी प्रॉब्लम के जीत जाऊंगी यार। जिंक्यू बोलता है इस तरह की हरकतें करना बंद करो, मैं तुम लोगों का कोच हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारी फाइट किसके साथ होने वाली है ताकि मैं तुम लोगों के लिए टैक्टिक्स तैयार कर सकूँ कम से कम। मून बोलती है मेरा अपोनेंट कौन है इस बात से बाकी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिंक्यू बोलता है डडल सुनबे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अपोनेंट कौन है और क्या तुम दोनों वाकई में मेरे को नहीं बताने वाले? डडल बोलती है अगर तुम मेरे को एक किस्ती देते हो तो शायद मैं तुमको बता सकती हूँ और वैसे तुमको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो बिना किसी रीज़न के। मून भी बोलती है इट्स फाइन, तुम पहले से काफ़ी अच्छा कर रहे हो सॉन्ग जिंक्यू, और मैं एकदम सच्ची सच्ची कह रही हूँ, तुम्हें काफ़ी अच्छे लड़के हो, तुमको कोच बनाकर हमें तो काफ़ी मज़ा आया, तुमने हम दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है और बस अब बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे, हम पर छोड़ दो। जिंक्यू सोचता है हमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो जानती नहीं कि इन लोगों का अपोनेंट कौन है। शायद मेरे को अपने सुनबेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर मेरे को पता होता कि उनका अपोनेंट कौन है तो मैं उनके और ज़्यादा हेल्प कर सकता था यार। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फिर सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले आते हैं। और फिर दिखाया जाता है जिंक्यू घर पर होता है और मैसेज करता है, मून को मैसेज करता है और बोलता है मुझे बताओ ना यार तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, अगर तुम मेरे को नहीं बताते कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा। और इंतजार कर रहा होता है उसके रिप्लाई का। और फिर मून का रिप्लाई आता है आगे से कि मेरा ओपोनेंट डीमन किंग है। ये देख के जिंक्यू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और फिर साथ ही डडल का भी रिप्लाई आ जाता है कि मेरा अपोनेंट तो एक लिटिल पेंगुइन है। और फिर इसी के साथ कल का दिन स्टार्ट हो जाता है। जिंक्यू बोल रहा होता है खुद की लाइफ को रियलाइज़ करने के बाद मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, जीतने की कोशिश करना हो और हरदम कुछ करते रहना, मैं इसको मैच के साथ रिलेट नहीं कर पाता। और फिर साथ ही यहाँ से सीन डडल की तरफ शुरू हो जाता है, वो भी ट्रेंड कर रही होती है, क्या कहते हैं उसने कैंडल बुझाती होती है। और फिर दिखाया जाता है वो चश्मे वाला फिर कैसे कैंडल चलाता है और डडल बहुत तेज़ी से लात मारते हुए कैंडल को बुझा देती है। और सॉन्ग जिंक्यू कह रहा होता है शुरुआत में मैं इन सभी लोगों को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, मैं तो समझ रहा था कि इस स्कूल में बस ऐसे पागल लोग भरे हुए हैं जिन्हें मार्शल आर्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखता, लेकिन जबकि मैं इनको करीब से जान चुका हूँ तो मेरे को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है और साथ ही इनसे जेलसी भी फील होती है। ये सभी के सभी अमेजिंग है और अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसके लिए कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक मैं हूँ जो बस पूरे टाइम बस खुद को कोसता रहता था कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, जबकि दूसरी तरफ वो सारे खुद ही रास्ता बना के अपने गोल की तरफ बढ़ते रहे। यहाँ पर सभी लोगों के पास अपने कुछ सपने हैं, अपने गोल्स है जिनको हासिल करने के लिए वो कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं भी कुछ करूंगा, ऊपर की तरफ उठूंगा, हारूंगा नहीं, मुझे भी जीतना है। ये वर्ड्स थे कुछ जो अचानक से मेरे दिमाग में आ गए। और फिर इसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ के जा रही होती है या फिर वापस आ रही होती है। उसका भाई बोलता है कि अली कल से स्टार्ट हो रही है, तुम्हारा मैच है शायद कल में, क्यों आफ्टर में शायद, और तुम अपने मैच को अटेंड करने के लिए नहीं जा सकती, क्यों? क्वीन आगे से कुछ नहीं बोलती और साथ ही अपने सेक्रेटरी लोगों से बोलती है दुबई के शेड्यूल के बारे में क्या, कल अपन लोगों को क्या करना है। पार्क बताता है जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपका एक शॉर्ट टूर होगा और वो लड़की बताती है तो फिर आपको प्रिंस के साथ लंच करना है। मिस्टर पार्क देखता है क्वीन की तरफ और कहने लगता है मिस शायद मैं शेड्यूल में थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। क्वीन बोलती है रहने दो, इट्स फाइन, कंपनी पहले आती है, तुम परेशान मत हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ चुके हैं, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा जा चुका है क्योंकि वाइल्ड लीग आज से स्टार्ट हो चुकी है। दिखाया जाता है यहाँ पर खचाखच भीड़ पड़ी हुई रहती है और वो दोनों अंदर बैठे हुए सबको चेकआउट कर रहे होते हैं। जिन दो कैरेक्टर्स को हमेशा अपन लोगों को जिम रूम में दिखाया जाता है तो यहाँ पर वही दोनों बैठे हुए रहते हैं, सब कुछ एडजस्ट कर रहे होते हैं और बोलते हैं ठीक है अब 1 मिनट के अंदर बिग स्क्रीन के ऊपर सारे इमेजेस शो होंगी। और फिर साथ यहाँ पर एक काउंटडाउन चलने लगता है 10, 9, 8, 7 और फिर 1 और फिर सारे के सारे मैचअप आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, खाली खाचे दिखाए हुए रहते हैं, उनके अंदर कौन सा फाइटर है वो नहीं बताया होता। और फिर सीन चला जाता है गेट ए की तरफ। जिंक्यू कह रहा होता है आखिर तुम मेरे को बता क्यों नहीं रही हो। मून बोलते
है इट्स फाइन, मेरे बोलने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। चिंगू कहता है लेकिन कम से कम मेरे को पता तो होना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए ना। मून बोलती है मैंने कहा ना चिंगू, ये एकदम ठीक है, तुम बस रिलैक्स हो जाओ और देखो मैच को। और फिर साथ ही मून आगे बढ़ आती है और मुड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलती है अब मैं जा रही हूँ। और फिर साथ ही गेट है खुल जाता है और मून की एंट्री होती है रिंग के अंदर और उसका पिक्चर भी शो हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं तो फर्स्ट राउंड के पार्टिसिपेंट ली मून यांग है। मून दर्शकों की तरफ हाथ हिलाते हुए रिंग की तरफ जा रही होती है और चिंगू उसके पीछे ही होता है। और फिर साथ ही गेट भी ओपन होता है और स्क्रीन के ऊपर चोई डडल की तस्वीर अपेयर होती है। ये देखकर कमेंट्री करने वाले भी एकदम चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या चोई डडल, ये तो एकदम अमेजिंग है, फर्स्ट राउंड ही तो ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, ये वाइल्ड लेग तो वाकई में बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही है। और फिर साथ ही डडल भी बाहर आ जाती है और फ्लाई किस से बांट रही होती है सभी को, सारे लड़के उसके अदा पे घायल हो जाते हैं। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग कितने ज़्यादा लकी हैं कि फर्स्ट राउंड अपन को इतना ज़्यादा कमाल का देखने मिलने वाला है। और सॉन्ग जिंग्यो वो तो इन दोनों सिनवेज का कोच है, वो क्या करेगा, वो तो रिंग के एकदम बीच में खड़ा है, वो किसको सपोर्ट करेगा। दिखाती है देख के जिंग्यो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होता है, कहता है इस सिचुएशन के बारे में तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा था। हाँ अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय मैच देखने के। डडल भी कूदती हुई रिंग के अंदर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी बोलती है प्लीज एक दूसरे को बो करो, तो मून बोलती है बोनी। डडल भी आगे से कहती है क्या हो गया तेरे को पिगी। और फिर साथ ही रेफरी मैच स्टार्ट करा देती है। ऑडियंस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और जिंग्यो भी नजर गड़ा के देख रहा होता है मैच की तरफ। और फिर साथ ही मून पे अटैक करती है और डडल भी, और वो दोनों ही साथ में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और साथ ही ब्लॉक भी कर लेते हैं। डडल बोलती है तुमने तो हेडगियर ही नहीं पहना, आज लगता है कि तुम काफ़ी घमंडी हो रही हो। मून बोलती है मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने एक अच्छा माउथ गार्ड पहन के रखा हो। और साथ ही वो दोनों थोड़ा पीछे हटते हैं। डडल फिर से फटाक से मून के ऊपर अटैक करने लगती है। मून सोचती है कि नीचे आने वाली है तो वो ब्लॉक करने के लिए तैयार होती है, बट डडल उसके साथ खेल जाती है। एकदम से वो अपने किक के अटैक को उसके चेहरे की तरफ मोड़ देती है और डडल की किक से मून हेड भी हो जाती है और गिर जाती है और एकदम हैरान परेशान होती है। और फिर वो उठती है एकदम से, पर खुद को संभाल नहीं पाती, लड़खड़ाते हुए रोप से जा टेकती है। और ये देखकर पूरी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। डडल के चाहने वाले को ज्यादा फुदक रहे होते हैं। कमेंट्री करने वाले भी कहते हैं वाओ, क्या तुम लोगों ने देखा उसने किस तरह से एक ब्रेजिलियर की तरह अपने एम को चेंज कर दिया। और सारी भीड़ को देख के लग रहा है कि ये शायद तो जैसे डडल की तरफ ही है। और मून यांग को देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा शौक में है। डडल बोलती है अब नाटक करना बंद भी कर मोटी, अब इस तरह से प्रेटेंड मत करके तू एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई है। अब जबकि मैंने अपने केक का अचानक से डायरेक्शन चेंज कर लिया था, इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं लग पाई। मून कहते हो वाओ, ये तो एकदम बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। मुझे लगता है कि डडल छुया ने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रही है। डडल चलाते हुए कहते हैं मुँह चुप कर, और साथ ही एक और बार उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिंगू सोचता है क्या ये लोग यहाँ पर अपनी जान लगा कर मरते दम तक फाइट करने वाले हैं, ये तो बस एक मैच है, वो लोग एक दूसरे को ज़्यादा हट करने की कोशिश नहीं करेंगे। दिखाते डडल मून को किक मारने लगती है, तभी मौका देख के मून अचानक से डडल को पंच मार देती है, जैसे उसकी किक कैंसिल हो जाती है और मून का पंच काफ़ी हैवी होता है, डडल को भारी डैमेज लगता है। और फिर फटाक से मून डडल के पाँव में एक जोरदार किक मार देती है, जिससे डडल रिंग के अंदर गिर पड़ती है मुँह के बल। और ये देख के डडल के चाहने वाले काफ़ी दुखी हो जाते हैं और इस बार डडल बहुत ज़्यादा चौंकी हुई रहती है। रेफरी आके दोनों को थोड़ा दूर हटाती है। मून बोलती है तेरे को क्या हुआ, क्या मैं अपने पैर का यूज़ नहीं कर सकती। और फिर साथ ही डडल भी उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है चीटर कहीं की, अब तू मरेगी पिगी वुमन। और साथ ही वो मून के पैर के ऊपर अटैक करने लगती है कि इतने में मून उसको फिर से पंच मारती है, तो डडल भी आगे से उसे किक मारती है, फिर मून भी उसे पंच मारती है और ऐसे उन दोनों का चले जा रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है डडल यहाँ पर एक बड़ा सा मूव मार के इस मैच को यहीं पर एंड करने की कोशिश करती है, बट ली मून बहुत तेज़ से आगे बढ़ती है और उसके मूव मारने से पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारती है और बोलती है तुम्हारा मोमेंटम और फुटवर्क काफ़ी अच्छा और फास्ट है, लेकिन जब तुम एक बड़ा मूव करती हो तो इसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्पीड कितनी ज़्यादा ही क्यों ना हो। और फिर साथ ही मून डडल को एक और पंच मारती है। पंच खाने के बाद डडल वहीं के वहीं घूमते हुए उसको एक किक मारती है, लेकिन मून पीछे होकर बच जाती है। कहती है मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा ना, मेरे को पता है कि तुम मेरे से ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन तुम्हारा मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, जिसकी वजह से मैं हर बार तुम्हारी नॉकआउट किक को देख सकती हूँ आते हुए। और फिर उसके बाद मेरे को बस इतना करना है कि उनसे हिट नहीं होना। उनकी बात सुनने के बाद डडल अपने मोमेंटम चेंज कर लेते हैं, पैरों की पोजीशन। मून फटाक से आगे बढ़ते हुए उसको पंच मारते हैं, बट डडल साइड होते हुए उसके पंच से बच जाती है। और फिर साथ ही हवा में उछलते हुए मून के चेहरे को ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारती है और डडल का ये वाला पंच बिल्कुल सुपरमैन पंच की तरह लगता है रोमन रेंस के मेरे को देखने में। और कौन कौन रोमन रेंस के बारे में जानता है नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो दिखाया जाता है यहाँ पर डडल मून नीचे की तरफ गिर जाती है। डडल बोलती है हाँ मैं तुमसे ज़्यादा फास्टर हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में भूल ही गई थी कि आखिर मैं यहाँ पर अपने फिस्ट का यूज़ क्यों नहीं कर रही।
और ये देखकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पर जितने भी लड़के लोग हैं ना वो डडल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि लड़कियाँ ली मुन यांग को चेयर करने में लगी हुई रहती हैं। ली मुन यांग को यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पंच लगा जिससे उसे काफ़ी डैमेज पहुँचा है और डडल फिर किसी उसको ऊपर अटैक करने वाली होती है। देखते हैं वो उसको किक मारती है और मून उस किक को ब्लॉक करके सह लेती है और फिर साथ ही डडल घूमती हुई उसको दूसरे किक से अटैक करती है। मून झुकते हुए उसके एक किक से बचती है और फिर साथ ही बहुत तेज़ से आगे बढ़ते हुए उसके मुंह पे पंच मारती है, पर डडल अपने हाथ को सामने करते हुए उसके पंच को रोक लेती है और साथ ही उसको पीछे की तरफ धकेल देती है, या फिर मून ही जानबूझकर खुद ही पीछे की तरफ आ जाती है। कमेंट्री करने वाले भी बोल रहे होते हैं ली मुन यांग तो काफ़ी ज़्यादा शांत है, वो डडल के ऊपर अटैक करने के बाद पीछे की तरफ हट रही है। हालांकि डडल की किक की वजह से ली मुन यांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, पर उसके बावजूद यहाँ पर ली मुन यांग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो एकदम शांत है और लोयन की तरह आगे बढ़ के अटैक कर रही है और साथ ही वक्त रहते पीछे भी हट रही है। और यहाँ पर डडल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मून देखता है और कह रहा होता है मून यांग सुनबे अटैक करने के बाद पीछे हट रही हैं और उतने मूव कर रही हैं जितना नेसेसरी है। और डडल सुनबे का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। अगर यहाँ पर डडल सुनबे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो ये मून यांग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो खुद को इवेंचुअली बहुत ज़्यादा एक्सपोज करा देगी, ओपनिंग दे देगी। डडल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है यू लिटिल, तेरे को क्या लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर है? जिंगू देखते हैं उसको, कह रहा होता है लगता है कि ये पूरी तरह से भड़क चुकी है। डडल मून के ऊपर एक और किक मारी रही होती है कि इतने में मून बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है और डडल के पेट में पसलियों के साइड एक जोरदार पंच मारती है और फिर साथ ही एक पंच उसके मुंह में। और ये देख के डडल के चाहने वाले एकदम हैरान रह जाते हैं और साथ ही परेशान और दुखी भी हो जाते हैं। जिंगू कहता है ये अटैक तो बहुत ज़्यादा बड़ा था यार और एकदम से निशाने पे लगा। डडल पीछे रोप के साथ जाकर ठोकती है। मून को लगता है कि डडल इसे डाउन हो जाएगी, लेकिन वो दूसरी सेकंड बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। डडल तो उल्टा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है उसकी तरफ और केनी दे मारती है मून को। डडल की केनी बहुत ज़्यादा जोर की होती है। मून नीचे गिर पड़ती है और ये देख के ऑडियंस चिल्लाना शुरू कर देती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं चोए डडल तो काफ़ी अमेजिंग थे, उसने एक फ्लाइंग केनी मार दिया मून को। उसने उस रोप का यूज़ करा और फुल पावर के साथ स्पीड के साथ आगे बढ़ी और पावरफुल केनी उसने मून को दे मारी। और फिर इसके बाद सीन दुबई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। 8:40 हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर जो अपनी क्वीन है वो उन दोनों का मैच देख रही होती है टीवी के ऊपर बैठे बैठे। और फिर साथ ही जब उसका टाइम होता है तो वो अपने कपड़े उतार के चेंज करती है और एक ऑफिस लेडी की तरह वर्क पर निकल पड़ती है। उसका बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है। क्वीन बोलती है चलो चलते हैं। पार्क उसे बता रहा होता है यंग मास्टर पहले से ही कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए थे, वो थोड़े टाइम बाद ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी सेक्रेटरी उसे बता रही होती है आपका एक टूर है और फिर साथ ही स्टॉक होल्डर के साथ एक मीटिंग और इन दोनों के टाइम के बीच में आपके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है चेयरमैन के साथ और फिर आपको प्रिंस के साथ लंच भी अटेंड करना है। क्वीन आगे से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप चली जाती है। और फिर इसके बाद सेन डबल से फाइट पर आ जाता है। दोनों कॉर्नर में बैठे हुए आराम कर रहे होते हैं। राउंड शायद अभी फिनिश हुआ है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं ली मुन यांग और चोई डडल वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आखिर किसने सोचा था, किसको विश्वास हो रहा था कि लड़कियां इतनी खूंखार तरीके से भी फाइट कर सकती हैं। पहला राउंड ओवर हो चुका है और ली मुन यांग को थोड़ी ब्लडिंग हो रही है। जिंगू आता है उसके पास, वो कह रहा होता है सुन बे क्या तुम ठीक हो? और वहाँ दूसरी साइड और वो चश्मे वाला डडल को संभाल रहा होता है, उसके कान ठीक कर रहा होता है। निकल गए ना पिछले फाइट में। दिखाया जाता है ऑडियंस की तरफ यहाँ पर सारी लड़कियां ली मुन यांग के नारे लगाने में लगी हुई रहती हैं, जबकि सारे लड़के लोग डडल को चीयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो नर्स भी आती है और मून के जख्म को देखती है और बोलती है ये इतना ज़्यादा भी गहरा नहीं है, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मून आगे से हाँ बोलती है और दूसरी तरफ वो चश्मा वाला डडल को संभाल कर ट्रीटमेंट देने में लगा हुआ रहता है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इसी के साथ इनका सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो होपेन बैठा हुआ रहता है और देख रहा होता है उन दोनों के फाइट्स को। जगडू कहता है बॉस ये लड़कियां तो थोड़ी खतरनाक सी लग रही है, मेरे को लगता है कि अपन ने पहले इनको काफ़ी कम आंका था, लेकिन बॉस आप यहाँ पर फिर से क्यों आ गए इस तरह के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर आप बदला लेना चाहते थे तो बंदों को भेज देते। क्या हो अगर आप फिर से पिट गए तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बॉस कहता है जगडू, तो जगडू फटाक से अपना सीजन पे दे मारता है और बोल रहा होता है सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बॉस, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तो एकदम बेकार हूँ, नल्ला हूँ। बॉस कहता है मैं स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में सोच रहा था, एक ऑनरेबल अपोनेंट जिसके बारे में वो एक्जैक्टली बातें करती रहती हैं, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। मैं एक्जैक्टली उनसे रिवेंज तो लेना चाहता हूँ, लेकिन अपने हाथों से लूँगा, एक एक करके मैं उन सभी को क्रश कर डालूँगा अपने पैर के नीचे। जडू कहता है बॉस आपके कितने ज़्यादा गहरे विचार हैं, मैं सीक्रेटली थिंकिंग करता था कि हमारे बॉस थोड़े इमेच्योर हैं, लेकिन अब मेरे को खुद को परिश्रम आ रही है, अब तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हो यार। और फिर जब यहाँ पर हुआंग आ जाता है, हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है कि होपेन मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, मेरे को लगता है कि तुम यहाँ पर किसी बड़े प्लान के साथ आए हो। क्यों?
और मैं हुआंग जो हूँ, तुमने मेरे बारे में सुना होगा। मेरे को भी उन लड़कियों से थोड़ी प्रॉब्लम है और वैसे भी ऐसा कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। और मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उन लोगों को क्रश करने में। बट होपेन तो उसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देता है। जगड़ू रोना शुरू कर देता है, कह रहा होता है मैं कहता था बेवकूफ़ था, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं खुद को बस कचड़ा ही बुलाऊंगा। उसका बॉस कहता है बस बहुत हुआ जगड़ू, खड़े हो जाओ। और फिर से डबल से फाइट की तरफ आ जाता है। डेडल किक मारती है तो मून उसे पंच कर देती है और फिर डबल से उसमें किक मारती है और साथ ही थोड़ा पीछे की तरफ हट जाती है। और अब मून को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी है क्योंकि डडल उसके लोअर बॉडी के ऊपर अटैक कर रही है और पीछे हट रही है। डडल बोलती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या ख्याल है, अपन इन सारी बकवास बातों को साइड में रखकर डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट करते हैं। और मून बोलती है यहाँ पर बकवास करना बंद करो, हम सभी लोग जानते हैं तुम्हारा पास इतना स्टेमिना नहीं है कि तुम एक लॉन्ग फाइट कर सको। डडल बोलती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, ज़रा देखो खुद की तरफ, तुमने अपनी फुटिंग को चेंज कर लिया है। अब तुमने अपना राइट लेग आगे की तरफ रख लिया है, तुम्हारे लेफ्ट लेग के साथ क्या हुआ, क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। चलो देखते हैं कि आगे तुम कब तक और टेक पाती हो। मून सोचती है उसके लोकेस की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और अब मैं उसके लोकेस को और ज़्यादा नहीं झेल सकती। तभी डडल जिंग्यू को आवाज़ लगाते हुए कहती है ये वाकई में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है ना हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करते हुए। तुम्हें क्या लगता है सॉन्ग जिंग्यू, हमें इसे बहुत जल्दी फिनिश कर देना चाहिए क्यों? जिंग्यू भी कहता है हाँ मेरे को तो ऐसे लगता है। डडल एक गहरा सांस लेते हुए बोलती है ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, गुस्सा दिलाने वाला है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो अब ये सब करना बंद करो यार और ज़्यादा खदेड़ना मैच को। चलो इसे जल्दी से फिनिश करते हैं। अपन दोनों में से कोई एक ही विनर होगा, तो चलो इन सारी फजूल की बातों को साइड में रखते हैं और डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं एकदम सीरियसली। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है मून, कुछ तो कहो। डडल की बातें सुनने के बाद मून भी अपना गार्ड डाउन कर देती है और बोलती है फाइन चलो करते हैं। डडल भी आगे से तैयार हो जाती है, बोलती है तो ठीक है फिर आ जाओ। और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं अच्छे से। पहले जिसका अटैक निशाने पे लगा वो जीतेगा, ऐसी सिचुएशन बना देते हैं लोग यहाँ पर। डडल अपना पैर उठाती है और मून आगे की तरफ बढ़ती है और डडल मून के ऊपर अटैक करने लगती है। घूमते हुए अपना पैर उठा लेती है और मून भी काफ़ी पास पहुँच जाती है उसको पंच मारने के लिए। दिखाया जाता है डडल का पाँव मून के सिर तक पहुँच जाता है और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि डडल ने अपने पाँव के साथ मून को एक तमाचा दे मारा हो। डडल के पाँव से तमाचा खाने के बाद मून भी उसके चेहरे पे एक ज़ोरदार पंच लगाती है और साथ ही दूसरा उसके पेट में, जिससे डडल की आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती हैं। और मून उसको एक और पंच मारने वाली होती है कि तभी डडल उसे पकड़ लेती है और टैकल करने की कोशिश करती है, पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। जिंग्यू भी कहता है ये लगभग इम्पॉसिबल है, डडल सुन भी अपने इंडोरेंस के साथ ये नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जगडू कहता है वो बोनी लड़की है, वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वाकई में उसमें कुछ तो गट्स हैं। वो लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से डडल और मून को टैकल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर होपेन फाइनली अपने साइड में बैठे हुए वहाँ के ऊपर ध्यान दे देता है, कह रहा होता है आगे तुम हो कौन? हुआंग बोलता है तो फाइनली तुमने मेरे को नोटिस कर ही लिया, मैं हुआंग जुनू हूँ और तुमने शायद मेरे बारे में सुना ही होगा। होपेन गुस्से के साथ बोलता है मुँह चुप कर और यहाँ से दफ़ा हो जा। जोडू भी कहता है शू शू यहाँ से भाग जा लड़के, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। हुआन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ और पीछे की तरफ जा रहा होता है। वो कह रहा होता है याद रखना किम होपेन, अब लोग दोबारा मिलेंगे। और साथ ही पीछे जाते हुए वो किसी बंदे से टकरा जाता है और गुस्से के साथ पीछे घूमते हुए कहता है तेरी तो मैं। तभी वो देखता है लीमी नाम होता है वो, तो वो चुपचाप से निकल लेता है। लीमी नाम कहता है मैं ड्रिंक लेकर आ गया और साथ ही वो ड्रिंक दे देता है उन लोगों को और पूछ रहा होता है हैंगल कहाँ चला गया। कोच कहता है वो कह रहा था कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन वो पक्का भाग गया होगा शायद, अभी तक आया ही नहीं। और फिर साथ ही वो ड्रिंक पीना शुरू कर देता है गुड गुड करते हुए। जगडू उसको ड्रिंक पीता हुआ देखता है और पूछने लगता है बॉस क्या आपको भी ड्रिंक चाहिए? होपेन कहता है हाँ चाहिए। तो लीमिना उनकी तरफ देखता है और साथ ही के मुँह को आवाज़ देते हुए कहता है लो कैच करो। वो उसे कैच करता है और कहता है तुम कौन हो? लीमिना बोलता है मैंने तुम्हारा लास्ट मैच देखा था, एक्चुअली मैंने भी खुद उसमें पार्टिसिपेट करा था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। जगडू बोलता है वाओ बॉस देखो ज़रा, अब तो ऑलरेडी फेमस हो चुके हो। आपका उस दिन का मैच तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, यहाँ तक कि इस बच्चे ने उस मैच के लिए आपको यहाँ पर एक ड्रिंक भी दे दिया, ये ऑलरेडी आपके गुड साइड पर है। दिखाया जाता है अपनी तारीफ़ें सुनने के बाद होपेन भी थोड़ा खुश हो जाता है। तभी लीमिना कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं तो बस तुमसे ये कहना चाह रहा था मैंने तुमको यहाँ पर ड्रिंक इसलिए दी और नाइस ट्रेड इसलिए करा क्योंकि तुम तो बस कुछ ही सेकंड के अंदर नॉकआउट होने वाले हो आज के मैच में। दिखाया जाता है ये सुनते से जगडू भड़क जाता है, कह रहा होता है आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस को ऐसा कहने की, तेरी तो
होपेन बोलता है शांत हो जाओ जगडू, बस करो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो खुद बस प्राइमरीज में डिस्क्वालीफाई हो गया था। यह सुनते से लीमू नाम के मुंह से ड्रिंक बाहर आ जाती है और फिर डबल से सीन फाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऑडियंस दोनों को शेयर करने में लगी हुई रहती है। यहाँ पर दोनों के दोनों लगभग अपनी लिमिट पर आ चुकी रहती हैं। मून और डडल दोनों ही लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है डडल अपने किक उठाते हुए पहले अटैक करती है। मून मौका देकर झुके उसके अटैक से बचती है और फिर साथ ही आगे बढ़ते हुए उसको टैकल करते हुए नीचे गिराने लगती है। पर डडल भी कुछ कम नहीं, वो वहीं के वहीं मून को पकड़ लेती है और लॉक लगा लेती है और अब यहाँ से मून की हालत बेकार होना शुरू होती है। दिखाते हैं डडल अपने लॉक को और बेहतर टाइट करने लगती है और बोल रही होती है बस हार मान ले, बट मून हार मानने को तैयार नहीं, वो कंटिन्यू स्ट्रगल करती है और डडल के मुंह पे पंचेस मारना भी शुरू कर देती है। तो डडल भी आगे से अपने लॉक को और बेहतर टाइट कर लेती है और बोलती है चलो यार अब यहीं पे रुक जाते हैं, हार मान ले यार, और साथ ही वो अपनी पकड़ को टाइट करते जा रही होती है। और ये नज़ारा देख के डडल के सारे फैंस क्रेजी हो रहे होते हैं और यहाँ पर डडल की खुद की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहती है मेरी एनर्जी ख़त्म होने वाली है, मेरे को जल्दी से इसे फिनिश करना होगा। और मून की हालत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है, वो कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही। ये महाशन कहती है लगता है कि यही ली मून यंग का अंत है। जिंगू चिल्लाते हुए कहता है सुन बे प्लीज रुक जाओ, नहीं तो तुम मुझे हर्ट कर दोगी। पर डडल अपनी पकड़ को थोड़ा और टाइट करती है और मून से कह रही होती है प्लीज टेप आउट कर दे यार। और मून की भी हालत यहाँ पर लगभग बेकार हो चुकी रहती है, वो यहाँ पर बेहोश और टेप आउट होने ही वाली होती है कि तभी डडल चिल्लाते हुए कहती है तू मोटी सुअर कहेंगी, तेरी नेक इतनी ज़्यादा मोटी है कि मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ ढंग से, सीरियसली यार जस्ट गिव अप कर दे यार, कितना लंबा और खींचेगी। अब ये सब सुनने के बाद मून पूरी तरह से भड़क जाती है, एक हाथ जमीन पर रखती है और दूसरा हाथ डडल के मुंह पे और नाक से धुआं निकालते हुए दम लगाना स्टार्ट करती है और वो वाकई में डडल की पकड़ से आज़ाद हो जाती है। उसके ऊपर बैठ आती है और चिल्लाते हुए कहती है हाँ मेरे आर्म और गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी है, क्या तेरे को इससे कोई प्रॉब्लम है बोनी, अब तो तू मरेगी। तभी डडल टेप आउट कर देती है तो रेफरी आकर मून को रोक देती है, बोलती है अब यहीं पे रुक जाओ। तो अब मून को भी रेफरी की बात मान के पीछे हटना पड़ता है। डडल चैन की सांस लेती है और बोलती है तो फाइनली ये स्टॉप हो गया, मेरे को लग रहा था कि मैं तो मर ही जाऊंगी। रेफरी बोलती है अब तुम दोनों प्लेयर्स अपने अपने जगह पर पहुंच जाओ। और मून सोचती है मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, जबकि जिंगू बाहर खड़ा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है हो ये तो काफ़ी अच्छा हुआ। तो एंड में किसी को भी चोट नहीं लगी और यहाँ पर ली मून यंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ली मून यंग जाएगी क्वार्टर फाइनल्स में। और फिर इसके बाद हमें डबल से दुबई का सीन दिखाया जाता है। 12:20 हो रहा होता है और यहाँ पर शायद पार्टी वाला शेड्यूल चल रहा होता है कोइन पर कि यहाँ पर उसे प्रिंस के साथ लंच करना है या फिर कोई सा भी। तो दिखाया जाता है उसके लिए जो उसकी सेक्रेटरी है वो कोइन को ढूंढ रही होती है पूरे में और पार्क से बोलती है आखिर हमारी लेडी चली कहाँ गई, डिस्पेयर हो गई वो तो अचानक से। पार्क बोलता है शायद उन्हें अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा। सेक्रेटरी बोलते हैं यहाँ पर तुम नाटक करने की कोशिश नहीं करो तो बेहतर है, मेरे को पता है कि तुम उस लेमोसेन के साथ कुछ तो कर रहे थे। दिखा दिया सुनते से पार्क हंसते हुए कहता है तो मतलब कि तुमने देख लिया। और वो चिल्लाते हुए कहती है जल्दी करो और हमारी लेडी को लेकर आओ, हमारा शेड्यूल डिले हो रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग डिजास्टर में फंस जाएंगे। पार्क कहता है क्या डिजास्टर, आखिर क्यों? सेक्रेटरी बोलती है आखिर क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में कोई भी आइडिया है क्योंकि तुम जॉब साइड से काफी लंबे टाइम से बाहर थे। हमारी लेडी को प्रिंस के साथ लंच करना है और ये हमारी बाइक के कंपनी के ऊपर काफी इफेक्ट डालता है। अगर उन्होंने ऐसे नहीं करा तो हमारी बाइक के कंपनी के ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि सभी लोग ये बात जानते थे कि हमारी लेडी उनके साथ लंच करने वाली है और आखिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर और क्या हो सकता है। और अगर तुम बिना प्लान के ली माउसिन को यूज़ करोगे तो उसके एक्सपेंसेस के बारे में क्या वो सब कैसे बेयर करोगे? हाँ मिस्टर पार्क कहता है सेक्रेटरी यू अब इस तरह से भी मत करो, आखिर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो आगे से कहती है माफ़ करना क्या बोला तुमने? पार्क बोलता है हाँ हमारी लेडी तो प्रिंस के साथ किसी और टाइम भी लंच कर सकती हैं लेकिन आज का दिन हमारी लेडी के लिए पर्सनल मैटर वाला दिन है और साथ ही हम लोग वाईके के थर्ड हायर को ऐसे बस में नहीं भेज सकते, तो ऑफकोर्स हमने ली माउसिन में उनको भेजा है। इसके बारे में आपको क्या लगता है मास्टर, ये ठीक है ना? उनका भाई कहता है हाँ ज़रूर ज़रूर श्योर, अगर तुम्हें कभी फ्रेंड की ज़रूरत हो तो बस मेरे को कॉल कर देना, मैं अपने न्यूयॉर्क वाले फ्रेंड को बुला लूँगा। और फिर इसके बाद सीन डबल से वाइल्ड हाई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिंगू उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, उन दोनों का चेहरा पूरा सूज चुका रहता है और जिंगू उन लोगों को बता भी देता है कि तुम दोनों का चेहरा तो मैच के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा सूझा हुआ है, इसलिए तुम एक दूसरे को टीस मत करना, इसे थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। और फिर साथ ही ये लोग देखते हैं यहाँ पर फोर्थ मैच स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ मैच के अंदर लीगो सुएल की बड़ी बहन लड़ रही होती है और उसका सामना सोरिंग हाई स्कूल की सीनियर ली सो योंग से के साथ होता है। योंग बोलती है क्या कैंडो यूजर है, क्या तुम यहाँ पर अपनी जोड़ का यूज नहीं करोगी क्या, मजाक है? और फिर रेफरी भी बोल देती है चलो फाइट स्टार्ट करो। लीगो
लीगो सुएल की बड़ी बहन तो एकदम चुपचाप एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रिंग में खड़ी रहती है। वो दूसरी बंदी ही आगे बढ़ती है, बोलती है क्या तुम मेरी मार्शल आर्ट को कम आंक रही हो। और इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक कर पाती, लीगो सुएल की बड़ी बहन उसमें 4-5 मार भी देती है और एक फाइनल पाम के साथ उसे उड़ा देती है। और फिर यहाँ पर इस तरह से ये मैच एंड हो जाता है। उसको देख के चिंगू कहता है वाओ। मून बोलती है आखिर इसमें क्या बड़ी बात है। डिडल कहती है वो तो हमारी स्पॉटलाइट चुरा रही है यार, हमें स्पॉटलाइट में होना चाहिए था। और बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। और इस एपिसोड के ऊपर भी आप भर भर के लाइक और कमेंट कर देना। हालांकि मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पा रहा हूँ और बेशर्मी की तरह आपसे बोल रहा हूँ कि लाइक और कमेंट करना, बट मजबूरी समझो यार, कॉलेज जाना पड़ता है डेली, टाइमिंग की कमी हो रही है मेरे पास, जिस वजह से मैं अपने दोनों चैनलों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं खुद भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस वजह से, इसलिए अब मैं छुट्टी ले रहा हूँ। मजाक कर रहा था, वीडियो आएगी बट थोड़ा लेट हो सकती है। तो मिलूंगा मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में फिर किसी आप लोगों से, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।